सभी को नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं आलोक धनवा के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी रचना पतंग का मूल भाव। तो आइए शुरू करते हैं। आलोक धनवा जीवन, साहित्य और पतंग का काव्य संसार। समकालीन हिंदी कविता में बाल सुलभ उमंग और प्रकृति का अनूठा चित्रण। कवि आलोक धनवा की रचना के शैक्षिक उद्देश्य। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हम जान पाएंगे कि विद्यार्थियों को प्रकृति और ऋतु परिवर्तन, जिसमें भादों से शरद के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाना, साथ ही काव्य में निहित सूक्ष्म बिंबों, जिसमें दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब को पहचानने, उनका विश्लेषण करने और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। इसी प्रकार तीसरा जो शैक्षिक उद्देश्य देखिए, बाल सुलभ उमंगों के सौंदर्य को समझना और जीवन में साहसिक प्रवृत्तियों को अपनाते हुए भय का सामना करने की प्रेरणा देना। ये है इसके शैक्षिक उद्देश्य। अब हम कवि आलोक धनवा के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 को मुंगेर, बिहार में हुआ था। उनकी रचनाओं की यहाँ बात करें तो 1970 के दशक में जो 7वां-8वां दशक है, उनकी गिनी-चुनी कविताओं में बहुत छोटी अवस्था में ही अपार लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त की। उनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई और उसी वर्ष फिर उनकी दूसरी कविता गोली दागो पोस्टर फिलहाल पत्रिका में छपी। इन दोनों कविताओं ने एक मजबूत प्रतिरोधी धमक दर्ज की और देश के वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन में इनकी गहरी पैठ हुई। आगे फिर कपड़े के जूते, पतंग और साथ ही भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां जैसी लंबी कविताओं से उनकी कविता उपस्थिति और गहन हुई। वह प्रतिरोधी चेतना के अनिवार्य कवि के रूप में स्थापित हुए। यदि हम 7वें दशक की बात करें तो 7वें दशक के उत्तरार्ध में बदलते सामाजिक परिदृश्यों और सत्ता के क्रूर स्वरूप में विरुद्ध उभरती जन भागीदारियों ने एक नए तरह की कविता की आवश्यकता को जन्म दिया। कविता की ये धारा, जिसे हम तीसरी धारा के रूप में जानते हैं, नक्सलवाड़ी आंदोलन और किसान विद्रोह के गर्भ में उत्पन्न हुई। इस धारा में प्रतिबद्धता को रचना कर्म के एक नए प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिबद्धता के इन इस प्रतिमान ने रचनाकारों को मार्क्सवादी राजनीति की ओर मोड़ा ही। कविता एवं राजनीति के बीच एक अनिवार्य संबंध और उनके परस्पर संघर्षों को भी स्वीकार किया जाने लगा। इस युगीन आवश्यकता में रचनाकारों के लिए आवश्यक हो गया कि वे न केवल मजदूर, किसान, स्त्री, युवाओं के जीवन संघर्ष के भागी बने, बल्कि उन्हें रचनात्मक और वैचारिक नेतृत्व भी प्रदान करें। इसी परिदृश्य में आलोक धनवा का उदय किसी फिनोमिना के रूप में हुआ। उनकी कविता का स्वर मध्यम वर्गीय प्रतिबद्ध चेतना का प्रतिरोध इस रूप में हमारे सामने आता है। वे शोषण और शोषक के सभी रूपों की परख में सक्षम थे और उनकी कविताओं में बार बार इसे उजागर करने का प्रयास किया है। उनकी कविताओं में शोषण की पहचान, जनता का प्रशिक्षण और किसी समाधान के लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता की ओर मुंह नहीं मोड़ा। आलोक धनवा की कविताओं का संवाद किसी रोमांटिज्म का अवसर नहीं छोड़ता। उनकी कविताओं में जहाँ सत्ता व्यवस्था के शोषण का चित्रण उन्होंने किया, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वे प्रतिरोध की संस्कृति के कवि है। उनकी कविताओं में आती स्त्रियां आत्मीयता के रंग को छोड़ती है, लेकिन वृद्ध स्त्री वर्गीय संवाद का भागीदार बनने में भी नहीं चूकती। कविताओं के अतिरिक्त आलोक धनवा की सांस्कृतिक वैचारिक सक्रियता भी रही। इन्होंने 1990 की बात करें तो जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में वे लगातार अपनी सेवाएं देते रहे। इसी प्रकार वर्तमान की बात करें तो पिछले 2 दशकों में देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।
उनके रचना संसार की बात करें तो हमने चर्चा की अभी प्रथम कविता की, जनता के आदमी की, और उनका एकमात्र जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जिसका प्रकाशन 1998 में हुआ, जो लगातार 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने दोस्तों प्रशंसकों से बहुत सराहा गया, उनकी मदद से प्रकाशित करवाया इसको। उनकी कविताओं की दूसरी किताब अब प्रतीक्षा की राह में है। उनकी कविताओं का अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी कविताओं में अंग्रेजी अनुवाद संकलन सर्वाइकल में उनकी कविताएं शामिल है। प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यिक पत्रिका क्रिटिकल इंक्वायरी में उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। ये उनकी अन्य रचनाओं की हमने यहाँ चर्चा की। साहित्यिक दृष्टिकोण की बात करें तो कभी न कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। उन्होंने केवल गुणवत्तापूर्वक सृजन पर ही विशेष ध्यान केंद्रित किया। साहित्य के क्षेत्र में योगदान की चर्चा हम करें तो देखिए उन्हें राहुल सम्मान से सम्मानित किया गया उनकी रचनाओं पर। साथ ही बिहार राजभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से आलोक धनवा जी को सम्मानित किया गया। पहल सम्मान उनकी रचनाओं पर उन्हें प्रदान किया गया। इसी कड़ी में देखिए साहित्यिक प्रवृत्तियां बाल सुलभ इच्छाओं का चित्रण, इसके अंतर्गत देखिए कवि की रचनाओं का मुख्य केंद्र बाल मनोविज्ञान और उसकी सूक्ष्म समझ यहाँ विशेष रूप से रहा। इसी प्रकार पतंग कविता के बहाने बच्चों की असीम आकांक्षाओं और उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण करने का प्रयास उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। पतंग महज एक वस्तु नहीं है बल्कि बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना साकार होने की स्थिति में आता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालमन हर हाल में छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। वो एक विस्तृत अंतरिक्ष में उड़ना चाहता है। ऐसा बालमन का चित्रण कवि ने किया है। अब यहाँ हम बात करेंगे प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का अंतर संबंध। किस प्रकार उन्होंने दो माह के बीच में ये संबंध बताया है। दोनों वर्षा के मौसम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए भादो जहाँ अंधेरे का प्रतीक है और शरद या उजाले का प्रतीक है। इन दो के बीच में किस प्रकार उन्होंने विभाजन किया है उसको हम समझेंगे। ये केवल मौसम नहीं है बल्कि जीवन की निराशा और अंधकार का प्रतीक है। इस रूप में भादो का वर्णन कवि आलोक धनवा ने किया है। शरद की बात करें तो ये ऋतु परिवर्तन निराशा के बाद आशा के आगमन की सूचना देता है। और शरद केवल उजाले का प्रतीक ही नहीं है बल्कि नवीन संचार, जीवन में आशा, उत्साह और उमंग की प्रेरणा देने वाला है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति बच्चों की सहचरी के रूप में उपस्थित होती है। बाल क्रियाकलापों के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म अवलोकन यहाँ कविता में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति चित्रण के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर भाषा का सौंदर्य, जो कि सरल, सुबोध परंतु अत्यंत ही गहरी समझ के साथ में हमारे यहाँ प्रकाशित हुआ। देखिए क्लिष्टता का अभाव। कवि की भाषा की यदि हम बात करें तो उसमें बनावटीपन या कठिन शब्दों का बोझ नहीं है, परंतु भावों का बोझ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। भावों की अथाह गहराई हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इसी प्रकार हम बात करें सहज अभिव्यक्ति की तो बोलचाल के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। सहज शब्दों के साथ ऐसा कलात्मक प्रयोग किया गया है जो सीधे पाठकों के अंतर मन तक, उनके हृदय तक पहुँचते हैं और उसे गहरे से प्रभावित करते हैं। गुणवत्तापूर्ण चयन की बात करें तो बहुत कम शब्द लिख करके हिंदी साहित्य के गंभीर काव्य प्रेमियों के बीच अमिट छाप छोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। अब तक उनका एकमात्र संग्रह प्रकाशित हुआ है। कम रचनाओं के प्रकाशन के बावजूद भी उन्होंने जो सकारात्मक प्रयास किया है, जिस रूप में हमारे सामने साहित्य रचना की है, वो हमें गहरे से प्रभावित करती है और उनकी साहित्यिक सोच को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे उनके काव्य में बिंब योजना की, कि किस प्रकार शब्दों के चित्र बना करके उन्होंने अपने साहित्य को सजीव कर दिया। देखिए यहाँ पर कवि ने अपनी बातों को गहराई से संप्रेषित करने के लिए अत्यंत सजीव और सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। ये कविता हमें बिंबों की एक नई दुनिया में ले जाती है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे उन 3 बिंबों की जिनका साहित्य रूप में उन्होंने यहाँ पर निरूपण किया है। शुरुआत करते हैं दृश्य बिंब से। तो देखिए जहाँ मौसम का चमकीला इशारा और तितलियों की रंगीन दुनिया है, वो हमें दृश्य बिंब के स्वरूप में दिखाई देती है।
इसी प्रकार श्रव्य बिंब की बात करें तो देखिए, जहाँ दिशाओं में बजते हुए मृदंग का स्वर हमें सुनाई देता है उनके साहित्य में। तीसरा देखिए स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब के रूप में जहाँ सूत और कपास जैसी कोमलता का एहसास उनके साहित्य में होता है। ये उनकी रचनाओं की विशेषता है कि किस प्रकार वो प्रकृति में नवीन जीवन फूंकती है, उसका मानवीकरण कर देती है, मानव का रूप उसे प्रदान करती है। इसी कड़ी में देखिए, शुरुआत करते हैं हम दृश्य बिंब से। आँखों से अनुभूत चित्र शब्दों के रूप में इस प्रकार उन्होंने इसे पिरोया है कि ऐसा लगता है कि वो सारी घटनाएँ हमारे सामने घट रही है। देखिए, कविता में रंगों और गति का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया है। साथ ही पाठक अपनी आँखों के सामने घटित होता हुआ उसे महसूस करते हैं। उनको एहसास होता है कि वो समस्त क्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ जो प्रकृति में हो रही है, वो उनकी आँखों के सामने ही हो रही है। देखिए कवि उदाहरण, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु के प्रातःकाल की रक्तिम आभा का सटीक मानवीकरण रूप कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। जो सवेरा है उसे खरगोश की आंखों के समान बताया है, खरगोश की आंखों से उसकी तुलना की गई। देखिए, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ पर गतिशीलता और नवीनता ये दोनों इसमें समावेशित हुए हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता और उसके आकर्षक रूप को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में देखिए, जो दूसरा बिंब है यहाँ पर श्रव्य बिंब। ध्वनियों का काव्यागत संगीत इसमें दिखाई देता है। उनकी काव्यात्मक संगीत रूप को यहाँ ध्वनियों के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया। देखिए, कवि ने ध्वनियों के माध्यम से बच्चों के उत्साह, उसके साथ ही शरद ऋतु के आगमन की आहट को स्वर देने का कार्य उनकी रचना में हुआ है। घंटी बजाते हुए जोर-जोर से शरद के आगमन की स्पष्ट गूंज यहाँ दिखाई देती है। कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए घंटी बजाते हुए। इसी प्रकार हम बात करें दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब बच्चे छत पर दौड़ते हैं और दौड़ते समय उनके पैरों की जो थाप है, उससे जो उत्पन्न प्राकृतिक संगीत है, उसे ऐसा लगता है कि मृदंग बज रही है, दिशाएं मृदंग बजा रही है। इसी प्रकार देखिए, रोमांचित शरीर का संगीत बच्चों के आंतरिक उत्साह और धड़कन की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे बिंब की, जिसका नाम है स्पर्श बिंब, जिसके अंतर्गत कोमलता का एहसास हमें होता है। देखिए, कविता कठोरता पर कोमलता की विजय को स्थापित करने का कार्य करती है। देखिए किस प्रकार से ये प्रस्तुत किया गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए शरद ऋतु की स्वच्छ और नरम हवा का स्पर्श यहाँ पर उस आकाश को नरम और मुलायम बनाने के रूप में प्रस्तुत हुआ है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, या उन बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चों के शरीर और मन की रुई जैसी रोचशीलता और उसके साथ में ही उनकी पवित्रता, इन दोनों का समावेश कवि ने अपनी कविता में किया है। देखिए, छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चों के असीम उत्साह के सामने छतों की कठोरता का अर्थहीन हो जाना, कि छतें इतनी कठोर होती है, इतने उसमें सीमेंट और कंक्रीट भरा हुआ होता है, उसके बाद भी जो जो बच्चे हैं वो जब नंगे पाँव उस पे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो छतें बहुत नरम, कोमल और मुलायम है। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दर्शन की और भय पर विजय की। इसे हम 4 रूपों में प्रस्तुत करेंगे। पहला रूप है उत्साह और खतरा, दूसरा रूप है पतन का भय, तीसरा रूप है स्वयं को संभालना और चौथा रूप यहाँ पर हमारे सामने है निडरता की प्राप्ति। इन 4 रूपों में कवि ने अपनी रचना में बाल मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों तक ले जाती है। वो वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर भी देखिए क्या होता है, वहाँ उन्हें केवल उनके रोमांचित शरीर का संगीत गिरने से बचाता है। इसी प्रकार देखिए दूसरा रूप पतन का भय, और उसके आगे जो अगला रूप है वो स्वयं को संभालना, कि किस प्रकार वो स्वयं को थामे हुए
उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है, बल्कि वो बच्चे खुद अपने आप को संभालते हैं। जब वे खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है और वो नए उत्साह के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चौथा रूप देखिए, निडरता की प्राप्ति। भय पर विजय पाकर वे और भी निडर होकर सुनहरे सूरज यानी भविष्य की जो चुनौतियां हैं, उनके सामने जो संघर्ष, जीवन संघर्ष आने वाला है, उसके लिए तैयार रहते हैं। उसका सामना करने के लिए वो अभी से तैयार हो जाते हैं और भविष्य में आने वाली बाधाओं, समस्याओं से बिना घबराए वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कवि परिचय और उसकी कविता के निष्कर्ष की। देखिए, निष्कर्ष एक अंतहीन उड़ान। पतंग की बात यहाँ की गई है। आलोक धनवा की पतंग मात्र कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि मनुष्य की ऊंचाइयों को छूने की अदम्य इच्छा का सार्वभौमिक प्रतीक है। देखिए यहाँ उनकी वो महान पंक्तियाँ जो उनके रचनात्मक साहित्य को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है, वहाँ मेरा क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना उधर है। अर्थ देखिए, ये पंक्ति जीवन के अंतिम सत्य की ओर निरंतर और निर्भय होकर बढ़ने की प्रेरणा देती है। चिंतन की बात करें तो हमारे जीवन में शरद ऋतु और पतंग, इन दो रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और ये पूछा गया है कि आपके जीवन में शरद ऋतु आशा का प्रतीक है और पतंग जो स्वप्न का प्रतीक है, किन महान लक्ष्यों के प्रतीक के रूप में हमारे सामने ये प्रस्तुत हुई है। इस रचना में हमने आज अध्ययन किया कवि आलोक धनवा के व्यक्तित्व, कृतित्व और उसके साथ ही उनकी काव्यगत विशेषताओं का, उनकी भाषागत विशेषताओं का और उनकी रचना पतंग का। और पतंग में भी हमने विशेष रूप से आज अध्ययन किया है बिंब योजना का, जिन 3 बिंबों के रूप में उन्होंने अपनी कविता को, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम इसके अगले अध्याय के रूप में अध्ययन करेंगे इस कविता के मूल भाव का। धन्यवाद।